टू स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे 12th बिजनेस स्टडीज चैप्टर 9.1। आज इस चैप्टर का 4th लेक्चर है हमारा। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजन एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी कि चैप्टर का जो 3rd पार्ट है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग। आज हम उसी के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो सबसे पहला आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है? जब भी प्लानिंग वर्ड दिमाग में आते हैं तो प्लानिंग का मीनिंग ये होता है कि भविष्य में हमें क्या किया जाना है, इसका पूर्व यानी कि पहले से ही निर्धारण कर लेना प्लानिंग या नियोजन कहा जाता है। तो इस टॉपिक में हमारे आता है फाइनेंशियल प्लानिंग। भविष्य में वित्त के बारे में हमें क्या आवश्यकता है, कहाँ से प्राप्त करना है, कैसे कैसे प्रयोग करना है, इसका पूर्व में ही निर्धारण कर लेना उसको कहा जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो आज हम इसका स्टडी करते हैं मीनिंग प्रॉपर तरीके से। भविष्य में क्या किया जाना है, इसका पूर्व निर्धारण करना नियोजन कहलाता है। एक वित्तीय प्रबंधक को भविष्य में वित्त की आवश्यकता, प्राप्ति और उपयोग के बारे में योजना तैयार करनी होती है कि कैसे कैसे वित्त की पहले आवश्यकता का अनुमान लगाएंगे, कहाँ कहाँ से किस किस सोर्स से आपको वित्त प्राप्त करना है और उसके उपयोग का तरीका भी पहले से ही आपको इन तीनों चीज़ों का पहले ही ब्लूप्रिंट बनाने की जरूरत होती है। अतः वित्तीय नियोजन का अभिप्राय वित्तीय क्रियाओं का पूर्व निर्धारण करने से है। यानी जब आप वित्तीय नियोजन कर रहे होते हो तो इसका मतलब वित्त से संबंधित जो एक्टिविटी है उनका पहले से ही निर्धारण कर रहे हो कि कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है, ताकि संस्था के उद्देश्यों को टाइम पर पूरा किया जा सके। वित्तीय नियोजन के अंदर संस्था की वित्तीय आवश्यकताओं एवं उपयोग स्रोतों का पूर्वानुमान लगाकर उसका कुशलतम उपयोग करना सुनिश्चित किया जाता है। 1 नंबर के क्वेश्चन में हम करें तो इसका अभिप्राय एक संगठन की भावी क्रियाओं का वित्तीय खाका तैयार करना, खाका मतलब ब्लूप्रिंट तैयार करना ही वित्तीय नियोजन कहलाता है। इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। वित्तीय नियोजन निर्धारित करना कैसे? वित्त की आवश्यकता का मतलब है कि हमारा व्यवसाय में किस किस टाइम कितने कितने वित्त की आवश्यकता की जरूरत है। वित्त की प्राप्ति, जब हमें आवश्यकता का पता चल जाता है तो हम ये डिसाइड करते हैं, पूर्व निर्धारित करते हैं कि हमें वित्त कहाँ कहाँ किस किस स्रोत से प्राप्त करना है और कितनी कितनी मात्रा में प्राप्त करना है। वित्त के उपयोग, यानी कि जब वित्त आप प्राप्त कर लेते हैं तो आप उसको उपयोग किस तरीके से करोगे, यानी कि आप पहले से इस तरीके का ब्लूप्रिंट तैयार करोगे ताकि आपका जो वित्त है वो प्रॉपर यूटिलाइज हो सके या उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाया जा सके। तो ये हमारा था मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अब आता है डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। वाकर एंड वागन के अनुसार वित्तीय नियोजन वित्त कार्य से संबंधित है और इसके अंतर्गत फर्म के वित्तीय उद्देश्य, नीतियां और वित्तीय कार्यविधियों का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, वित्तीय नियोजन प्रक्रिया। देखो वित्तीय नियोजन जो है इसमें कुछ निर्णय लिए जाते हैं और वो निर्णय ये नहीं है कि आप जब जी में आए तभी वो निर्णय ले लो, नहीं। इसके लिए आपको एक प्रॉपर प्रोसेस अपनानी पड़ेगी, स्टेप बाय स्टेप कुछ कार्य करने पड़ेंगे, तभी जाकर आप अपने जो फाइनेंशियल की प्लानिंग की है वो आप प्रॉपर तरीके से पहले तो फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकोगे और फिर आप जो है अपने बिजनेस का उद्देश्य भी पूरा कर सकते हो। तो ये कौन कौन से स्टेप है? सबसे पहला स्टेप है वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। वित्तीय नियोजन में सर्वप्रथम संस्था के वित्तीय उद्देश्यों को निश्चित किया जाता है। संस्था के वित्तीय उद्देश्य 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला होता है अल्पकालीन वित्तीय उद्देश्य, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव होता है जिसको हम व्यवसाय की तरलता बनाए रखने के लिए शामिल करते हैं, यानी कि इसके अंदर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल ही रेज करते हो। सेकंड होता है दीर्घकालीन वित्तीय उद्देश्य, यानी कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स।
इसके अंतर्गत प्रायः संस्था की कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न स्रोतों से पर्याप्त वित्त उचित मात्रा में उपलब्ध करवाना शामिल किया जाता है। जो लॉन्ग टर्म के लिए आप फाइनेंस लेते हैं वो कहाँ यूज करते हैं? आप फिक्स एसेट्स पे यूज करते हैं और उन फिक्स एसेट्स का आप लंबे टाइम तक प्रयोग करते हैं। अब इसमें एक वर्ड आया कार्यकुशलता। कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से मान लेते हैं आपके फर्म में कोई मशीन पुरानी हो गई है, उसकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी कम हो गई है, तो आप उसकी जगह से नई मशीन रिप्लेस कर देंगे। तो जो नई मशीन है वो पुरानी की बजाय ज़्यादा अच्छी तरीके से कम कॉस्ट पे ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी। तो इससे कैपेसिटी यानी कि जो कुशलता है, एफिशिएंसी है प्रोडक्शन की, वो आपके बिजनेस की इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड पॉइंट है वित्तीय नीतियों का निर्धारण करना, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोसेस। वित्तीय नियोजन में के दूसरे चरण में वित्तीय नीतियां निर्धारित की जाती है ताकि वित्तीय उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। अब नीतियां कौन कौन सी हो सकती है? पूंजीकरण की नीति, पूंजी ढांचा नीति, स्थायी संपत्ति प्रबंध नीति, लाभांश वितरण नीति, कार्यशील पूंजी प्रबंध नीति, उधार नीति, इन सबको इंक्लूड किया जाता है। उदाहरण के लिए पूंजी ढांचे के संबंध में यह नीति बनाई जा सकती है कि कंपनी अपने प्रारंभिक वर्षों में समतांश पूंजी पर ही निर्भर रहेगी। यानी कि कंपनी ये नीति बना सकती है कि जब भी नई कंपनी स्टार्टिंग करेंगे तो शुरू के कुछ वर्षों तक कंपनी उधार की पूंजी नहीं लेगी। लाभ वितरण के संबंध में कंपनी की नीति हो सकती है कि प्रारंभिक वर्षों में लाभांश की दर कम रखी जाएगी। यानी कि शुरू के वर्षों में प्रॉफिट कंपनी में कम होता है, तो इस कारण से कंपनी लाभांश कम घोषित करेगी। शुरू के वर्षों में खर्चा भी ज़्यादा होता है, लाभ भी कम होता है, तो इस कारण से कंपनी जो है शुरू के वर्षों में लाभांश कम डिक्लेयर करेगी। उधार विक्रय के संबंध में भी संस्था की नीति हो सकती है कि उधार विक्रय किया जाएगा, लेकिन केवल समृद्ध ग्राहकों को ही किया जाएगा। थर्ड पॉइंट है हमारा वित्तीय कार्यविधियों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोसीजर। वित्तीय नियोजन के तीसरे चरण में वित्तीय कार्यविधियां निर्धारित की जाती है, यानी कि कार्यविधियां। देखो, कार्यविधियां जो होती है नीतियों से अधिक स्पष्ट होती है और इसमें यह निश्चित किया जाता है कि किसी काम को किस क्रम में किया जाना है। यानी कि कार्यविधियां किसी भी कार्य का क्रम निर्धारित करती है। इस कारण से इसको नीतियों से बेटर माना जाता है, या ये कहा जाता है कि नीतियों को खोल कर बताया जाता है कि किस तरह से पूरा करना है। इसी कारण से इनको नीतियों से अधिक स्पष्ट भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए, प्रारंभिक वर्षों में समतांश पूंजी पर निर्भर रहने का कंपनी का निर्णय एक नीति है, लेकिन समतांश पूंजी प्राप्त करने के लिए उठाए जाने वाले जो कदम है वो वित्तीय कार्यविधि के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार उधार विक्रय करना एक नीति है। अगर उधार विक्रय कर दिया, ठीक है, नीति फॉलो की है, और भुगतान प्राप्त ना होने पर कार्यविधि का एक क्रम निश्चित करना वित्तीय कार्यविधि होगी। कैसे क्रम निर्धारित करेंगे? अगर कोई कस्टमर टाइम पर पेमेंट नहीं करेगा, जैसे ग्राहकों के पास सबसे पहले पत्र लिखना, फिर उनके पास फोन करना, इसके बाद व्यक्तिगत रूप से जाकर मिलना, और फिर भी अगर पैसा नहीं आता है तो वैधानिक कार्यवाही की जाती है। तो ये एक क्रम है जिसके द्वारा जो भी डेटर आपके पेमेंट नहीं करते हैं तो उनसे पेमेंट लेने का तरीका है। थर्ड हमारा आज का टॉपिक है नियोजन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। वित्तीय नियोजन निम्नलिखित उद्देश्य प्राप्ति के लिए किया जाता है। सबसे पहला हमारा पॉइंट है समय पर वित्त उपलब्धि को सुनिश्चित करना, टू इंश्योर टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। अगर आप वित्तीय नियोजन कर लेते हैं तो जब फ्यूचर में आपको फाइनेंस की जरूरत होगी तो टाइम पर आप अवेलेबल करवा सकती हैं। वित्तीय नियोजन का प्रथम उद्देश्य है समय पर आवश्यक वित्त उपलब्ध करवाना। यहाँ वर्ड आया आवश्यक। आवश्यक का मतलब है ना तो आपको ज्यादा करना ना कम, यानी कि जितनी जरूरत हो उतना उपलब्ध हो जाए। इसके अंतर्गत दीर्घकालीन और अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं का पहले से ही अनुमान लगाया जाता है और ये देखा जाता है कि किन किन स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। सेकंड है वित्त का उपयुक्त शेष सुनिश्चित करना, टू इंश्योर प्रॉपर बैलेंस ऑफ फाइनेंस। यह सुनिश्चित किया जाता है कि कभी भी रोकड़ शेष आवश्यकता से बहुत अधिक या कम ना हो।
शेष का मतलब है कि आपके व्यवसाय में रोकड़ ना ही तो बहुत आवश्यकता से ज्यादा हो और ना ही कम रहे। रोकड़ शेष आवश्यकता से अधिक और कम होगा तो ये दोनों ही सिचुएशन क्या होगी आपके बिजनेस के लिए हानिकारक होगी। कैसे, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। उदाहरण के लिए यदि रोकड़ शेष की आवश्यकता, आपको केवल 5 लाख रुपए कैश की जरूरत है, लेकिन रोकड़ शेष आपके पास कितना है 10 लाख रुपए। अब जरूरत 5 की है, 10 लाख है, तो वो 5 लाख क्या होगा आपका बेकार पड़े रहेंगे। अगर वो उधार पूंजी उठा रखी है तो आपको ब्याज भरना पड़ेगा। अगर आपकी खुद की है तो भी उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, यानी कि उस पर ब्याज की हानि हो रही है। दूसरी कंडीशन लेते हैं, आपको जरूरत कितनी है 5 लाख की। अगर आपके पास 3 लाख है तो क्या होगा, कंपनी समय पर भुगतान नहीं कर सकेगी। अगर कंपनी समय पर भुगतान नहीं कर पाएगी तो इससे कंपनी की जो गुडविल है वो कम हो जाएगी। तो संक्षेप में कहा जा सकता है कि वित्तीय नियोजन का उद्देश्य आवश्यक वित्त को उपयुक्त मात्रा में सही समय पर उपलब्ध करवाना ही है। तो ये थी हमारे समय पर वित्त को उपलब्ध करवाने का। इसके बाद आता है वित्तीय नियोजन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। देखो, जो इम्पोर्टेंस हमने अभी तक पढ़ा है, इसको लेकर ये लगता है कि जो फाइनेंस है वो किसी भी बिजनेस की जान है, प्राण है। जिस तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर प्राण नहीं रहते तो वो एक मिट्टी के समान बन जाती है, यानी कि चल फिर नहीं सकता, मूवमेंट नहीं हो सकती। सेम उसी तरह से अगर बिजनेस के अंदर फाइनेंस नहीं है तो क्या होगा, कोई भी बिजनेस रन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आप इसका महत्व भी कह सकते हो या एक व्यवसाय में वित्त की भूमिका क्या है ये भी कह सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है संभावित परिस्थितियों का सामना करने में सहायक, हेल्प्स टू फेस द इवेंचुअलिटीज। देखो, अगर आपके पास आवश्यक मात्रा में वित्त है तो भविष्य में कोई भी अगर आपके साथ अनिश्चितता होती है तो उसका आसानी से सामना कर सकती है। तो देखो, वित्तीय नियोजन के अंदर व्यावसायिक परिस्थितियों का पूर्वानुमान लगाया जाता है और इसी आधार पर विभिन्न वित्तीय योजनाएं तैयार की जाती हैं। ऐसा करके संभावित परिस्थितियों का अच्छे ढंग से सामना करने में सहायक होती है। यानी कि अगर कोई मान लेते हैं अनसर्टेनिटी हो जाती है तो उसका इजीली या हम आसानी से उसका सामना कर सकते हैं। सेकंड है व्यावसायिक सदमों और आश्चर्यों को टालने में सहायक, हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइज। भावी प्राप्ति एवं भुगतानों का पूर्वानुमान लगाकर पूंजी की कमी और अधिक्य का उचित प्रबंध कर लिया जाता है। वर्तमान में ही फ्यूचर के बारे में पहले ही अनुमान लगा लिया जाता है कि फ्यूचर में हमें कितनी पैसे की यानी कि कितनी रोकड़ आने वाली है हमारे बिजनेस में और कितनी जाने वाली है। इसका पहले से अनुमान अगर लगा लेते हैं तो भविष्य में आप के पास ना ही तो रोकड़ की कमी रहेगी और ना ही आपका एक्सेस में रहेगा। तो इस प्रकार से व्यावसायिक सदमों और आश्चर्यों को टालने में सहायता मिलती है। समन्वय में सहायक, हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन। यह विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं जैसे क्रय, विक्रय, उत्पादन, वित्त में समन्वय स्थापित करने में सहायक है। जैसे विक्रय विभाग विक्रय करके जो पेमेंट होती है वो वित्त विभाग को देता है। क्रय विभाग जो है परचेज करने के लिए वित्त विभाग से पैसा प्रोवाइड किया जाता है। उत्पादन करने के लिए भी टाइम पर। इस तरह से क्या होगा, चारों डिपार्टमेंट, ये चारों एक्टिविटी मिलकर करेगी तो इनमें कोऑर्डिनेशन बना रहेगा और संस्था अपना उद्देश्य भी टाइम पर पूरा कर लेती है। फोर्थ हमारा आता है वित्त की बर्बादी पर रोक में सहायक, हेल्प्स इन अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ फाइनेंस। वित्तीय नियोजन के अभाव में वित्तीय संसाधनों की बर्बादी हो सकती है। अगर योजना नहीं बनाते हैं तो हो सकता है कि आपका जो संसाधन है वो बर्बाद हो जाए। इसका कारण है व्यावसायिक व्यवहारों की पेचीदगी, जैसे किसी विशेष व्यावसायिक व्यवहार के लिए आवश्यकता से बहुत अधिक और बहुत कम अनुमान लगाना।
अगर आप ढंग से प्लानिंग नहीं करोगे तो हो सकता है एक टाइम तो आपके बिजनेस में एक्सेस में रोकड़ पड़ी रहे, उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, और एक टाइम ऐसा भी हो सकता है जिसमें आप अपने क्रेडिटर को पेमेंट ही टाइम पर नहीं कर पाओगे। तो ये दोनों सिचुएशन भी हो सकती है और दोनों का ही बिजनेस को नुकसान होता है। तो इस तरह की बर्बादी को वित्तीय नियोजन के माध्यम से रोका जा सकता है। वर्तमान को भविष्य से जोड़ने में सहायक, हेल्प्स टू लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर, यह वर्तमान को भविष्य से जोड़ने का प्रयत्न करता है। ऐसा करके भावी अनिश्चितताओं के जोखिम को कम करने में भी सहायता प्राप्त होती है। विनियोग तथा वित्त दोनों में संबंध स्थापित करने में सहायक, हेल्प्स इन क्रिएटिंग लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल डिसीजन, इसके द्वारा ये निश्चित करने में सहायता प्राप्त होती है कि धन का विनियोग कहाँ किया जाएगा, उसे किन स्रोत से प्राप्त किया जाएगा। तो देखो दोनों में इन्वेस्टमेंट ये हो गया, फाइनेंस की डिसीजन हो गया, और इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, दोनों को आपस में कनेक्ट किया जाता है, लिंक किया जाता है। इसके अंतर्गत अंश पूंजी और ऋण पूंजी का मिश्रण भी इस ढंग से किया जाता है कि लागत भी कम से कम आए, यानी कि अंश पूंजी और ऋण पूंजी दोनों का इस तरह से अनुपात निर्धारित करेंगे कि लागत फर्म में कम से कम पड़े, फाइनेंशियल कॉस्ट कम से कम हो। नेक्स्ट आता है वित्तीय नियंत्रण, फाइनेंशियल कंट्रोल। वित्तीय नियोजन से सभी वित्तीय क्रियाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखा जाता है और इसके अंतर्गत वित्तीय निष्पादन के परिमाप निर्धारित किए जाते हैं। वास्तविक निष्पादन की परिमाप से तुलना की जाती है। अब देखो परिमाप से वास्तविक निष्पादन की तुलना करेंगे तो विचलन अगर नेगेटिव आई है तो उसके कारणों की खोज की जाती है, और जब कारणों की खोज आ जाती है तो उन कारणों को दूर करने के लिए कुछ सुधारात्मक कार्यवाही भी की जाती है। तो इस प्रकार कंट्रोल फाइनेंशियल जो है उस पर कंप्लीट कंट्रोल किया जाता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था फाइनेंशियल प्लानिंग। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।